सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास में सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप जनरली है क्या? तो आप इसे ऐसे समझें कि अखबार के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए, बड़ा करके पढ़ने के लिए अक्सर एक लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। उस लेंस से मान लो कि ये यहाँ पे कोई हमारे पास में लेंस है इस तरह का, और इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं अखबार की छोटी छोटी राइटिंग्स को बड़ा करके पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो ये वही है। जनरली किसी और स्पेसिफिक तरह की कोई मशीनरी नहीं है, बल्कि एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है जो चीजों को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, इसका इमेज फॉर्मेशन और इसका मैग्निफिकेशन किस तरह का होगा। अब इसके लिए जो थियरी है वो मैं आपको पहले से बता दूं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब एग्जैक्टली इसकी थियरी होगी किस तरह की? अच्छा, इसकी थियरी को हम डायग्राम के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। मान लो कि ये हमारे पास में एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन हमारे पास में लेंदी है ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके ऊपर कहीं पे ये हमारे पास में कन्वेक्स लेंस रखा है। अब इन कन्वेक्स लेंसेज के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होगी? एक फोकल पॉइंट ये होगा और एक फोकल पॉइंट ये होगा। किसी एक ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकल पॉइंट और सेंटर पॉइंट सी के बीच में कहीं पे प्लेस कर देते हैं। अब सी और एफ के बीच में जब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में ए बी। अब ए बी से जाने वाली बीम एक पैरेलल बीम जो यहां से फोकल लेंथ से होते हुए आगे गुजरेगी, और एक बीम विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन ए से चलेगी और सी से होते हुए नीचे जाएगी। अब इन बीम्स में तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये तो आगे जाके एक दूसरे से वाइडर वाइडर होती चली जा रही है, दूर होती जा रही है, तो ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पे करेंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम इन बीम्स के बैक ट्रैक को देख लेते हैं। अब इन बीम्स के बैक ट्रैक को देखने के लिए हम करते ये हैं कि हम इसका बैक ट्रैक ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर डॉटेड लाइन से, या हम नॉर्मल लाइन से ही हम इसका एक बैक ट्रैक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसका बैक ट्रैक ले लिया है। अच्छा, ये जो लाइन है इसका भी कोई बैक ट्रैक होगा, ये हमने इसका बैक ट्रैक ले लिया है। ये हमारे पास में इसका बैक ट्रैक आ गया है। और अब जो ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाला, और अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास में जो बनी है ये इमेज है ए डैश बी डैश। अब आप देखें कि हमने क्या कंसेप्ट यूज किया था, क्या कंसेप्ट किया जा रहा था सिंपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने का काम करता है। ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है हमारे पास में वो ए बी है, और जो इसकी इमेज बनी है वो ए डैश बी डैश है। देखो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है और इसकी बड़ी इमेज यहां पे बन गई है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके लिए हम देख लेते हैं, इसमें जनरली जो बात है हमारे पास में मैग्निफिकेशन की। सबसे ज्यादा जो इसके अंदर डिस्कशन आपके पास में होने वाला है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन, वो मैग्निफिकेशन की ही बात होगी। अब इसके मैग्निफिकेशन को डिस्कस करते हुए हम ये कहेंगे कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो एग्जैक्टली द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन आई, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अब आप ये पूछेंगे कि ये बीटा अपॉन अल्फा कहां से प्लेस कर दिया हमने, ये तो हमारे पास में पूरे डायग्राम के अंदर है ही नहीं। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी से जो एंगल ये वाला बनता है सी एंगल, हम इसको मान लेते हैं एंगल बीटा। और अब सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम करते क्या है कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास में इमेज बनी है, हम इसी रेफरेंस पॉइंट से वो एक और लाइन हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, और हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट अब हमारे पास में जो है वो यहां पे है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया है डी, यानी कि अब हम जो एंगल यहां पे बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए, वो यहां पे नहीं बल्कि यहां से ड्रॉ करेंगे। अब इसके लिए मान लो कि हमारे पास में ये लाइन आ गई हो और हमारे पास में एंगल आ गया है यहां से अल्फा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो फॉर स्मॉल एंगल, अच्छा इसके अंदर हम अब केस फर्स्ट देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है?
केस फर्स्ट है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। डिस्टिंक्ट विजन यानी कि डिस्टिंक्ट विजन पे। सो फॉर स्मॉल एंगल हम क्या करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल m इज इक्वल टू, यहां पे tan ले लिया, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब tan बीटा और अल्फा को हम यहां पे इनकी वैल्यूज को प्लेस करना शुरू करते हैं। tan बीटा, हमारे पास में tan बीटा जो है ये a डैश b डैश c एंगल के लिए है। tan बीटा इज इक्वल टू या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ट्रायंगल a डैश b डैश c के अंदर tan बीटा के लिए जो वैल्यूज आएंगी, यहां पे परपेंडिकुलर तो हो जाएगा हमारे पास में a डैश b डैश और बेस है b डैश c अपॉन। अब हम दूसरे ट्रायंगल के अंदर आते हैं। यहां पे है हमारे पास में जो ट्रायंगल बनेगा ये d b डैश c है, जिसके अंदर एंगल अल्फा बन रहा है। इसको देखो यहां पे बहुत सारी भीड़ सी हो रही है, इसको आप ध्यान से समझना। अब इसके लिए जो हमारे पास में परपेंडिकुलर आ जाएगा वो डी बी डैश और बेस सेम रहेगा बी डैश सी, डी बी डैश अपॉन बी डैश सी। बी डैश सी से बी डैश सी कैंसिल और हमारे पास में बच जाएगा यहां पे ए डैश बी डैश अपॉन डी बी डैश। ए डैश बी डैश अपॉन, अच्छा ये डी बी डैश जो है, डी बी डैश, क्या ये ए बी के बराबर नहीं है? हम यहां पे इसको ए बी भी लिख सकते हैं। इट मींस कि ए डैश बी डैश हमारे पास में क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब मैग्निफिकेशन के लिए हम स्टार्ट में काम करना शुरू करते हैं मिरर में, तो वहीं पे हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या फिर i अपॉन o और माइनस के v अपॉन u। उन्हीं में से एक हमारे पास में यहाँ पे आ गए हैं। अब आप साइज ऑफ इमेज को किसी भी चीज से डिफाइन करना चाहें, i से डिफाइन करना चाहें i से डिफाइन करें। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप o से डिफाइन करना चाहते हैं तो o से डिफाइन करें, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम उस कंडीशन की तरफ चलते हैं जो एग्जैक्टली हमें यहां से डिराइव करनी है। उससे पहले हमें एक काम यहां पे करना पड़ेगा कि हमें, जैसे हमने यहां पे मैग्निफिकेशन को अभी साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रेशो बना दिया है। अब यहां से हम v अपॉन u वाली भी तो उस कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं जो हमारे पास में मैग्निफिकेशन के लिए पहले से ही थी। उसके लिए हम क्या समझते हैं, देखो ये ट्रायंगल a डैश b डैश c और ट्रायंगल a b c, ये दोनों एंगल जो हैं सिमिलर एंगल हैं। अच्छा, सिमिलर किस क्राइटेरिया से हैं, ये a डैश b डैश c और a b c में सबसे पहले तो इस राइट एंगल को भी देख लेते हैं हम। दोनों के लिए जो ये वाला एंगल है राइट एंगल है। अब चूंकि ये किसी एक ही हाइपोटेनियस से मिलके बन रहे हैं, ये वाला जो एंगल होगा a और ये वाला जो a डैश एंगल होगा, क्योंकि एक ही हाइपोटेनियस के हैं तो इसलिए ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। और ये वाला एंगल तो बीटा दोनों के लिए ऑलरेडी सेम है। तो हमारे पास में ये जो ट्रायंगल है a डैश b डैश c और a b c, ये एंगल 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 क्राइटेरिया के हिसाब से सिमिलर एंगल हैं। अब सिमिलर एंगल के लिए हमारे पास में क्या हो सकता है, इस चीज को लिख देते हैं हम यहां पे पहले। ट्रायंगल a डैश b डैश c एंड a b c आर सिमिलर। सिमिलर सो अब अगर ये सिमिलर हैं तो फिर हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाएगी, रेशो ऑफ परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन a b इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर बेसिस। सो a डैश b डैश अपॉन a b इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर बेसिस। बेस क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस b डैश c अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का बेस बी सी। बी डैश
सी अपॉन बी सी। अब ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये तो अभी हम यहां पे क्लियर करके आए हैं कि ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। सो इसको मैग्निफिकेशन कहूं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बी डैश सी। एग्जैक्टली क्या है, बी डैश सी, ये जो डिस्टेंस है ये तो इमेज की डिस्टेंस है ना लेंस के लिए। सो इमेज की डिस्टेंस को तो आज तक हम v से डिनोट करते आए हैं, और v माइनस में लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट की डिस्टेंसेस हैं। सो माइनस v, और bc क्या है, bc जो डिस्टेंस है ये लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब चूंकि लेंस से लेफ्ट में है इसलिए इसे भी माइनस में लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू v अपॉन यू। देखो आ गए हम उसी कंडीशन के अंदर आ गए कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो v अपॉन यू भी है और i अपॉन o भी है। लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास में यहां पे एक और कंडीशन बचती है, और वो कंडीशन बचती है, कंडीशन ये है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। नीचे कोई जगह बची नहीं है, इसका फॉर्मूला लिखने के बाद में हम इसे दोबारा ऊपर से करते हैं। फिर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब हम अपनी कंडीशन को डिराइव करने के लिए एक काम कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के बोथ साइड में v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम है नहीं। v से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिख रहा हूं देखना, v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस v अपॉन u। देखो v अपॉन f को रहने देते हैं ऐसे ही, इज इक्वल टू v से v कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1 माइनस ये v अपॉन यू इज इक्वल टू m होता है। ये बात तो अभी हम यहां पे प्रूफ करके आए हैं, यानी कि हम v अपॉन यू को यहां पे m प्लेस कर सकते हैं। m को हम इक्वल टू से पहले लेके आ जाते हैं, m यहां पे माइनस का है, इक्वल टू से पहले आएगा प्लस का हो जाएगा, 1 एज इट इज। v अपॉन f यहां प्लस का है, इक्वल टू के बाद में जाएगा तो v अपॉन f हो जाएगा माइनस का। एक मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास में और आ गया, लेकिन हमें मैग्निफिकेशन के लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वो देखनी है हमें डिस्टिंक्ट विजन पे। अब कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास में C से B तक की डिस्टेंस है v, इसके लिए तो हमने ये कंडीशन पहले से मानी है ना कि हमारे पास में केस क्या है कि जब इमेज फॉर्म हो रही हो डिस्टिंक्ट विजन पे। अब ये डिस्टिंक्ट विजन जो है हम इसको यहां पे मान लेते हैं कि v इज इक्वल टू डी है। मतलब क्या कंडीशन है कि जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है उसको हमने डिस्टिंक्ट विजन एज्यूम कर रखा है, डिस्टिंक्ट विजन। सो अब v इज इक्वल टू जब d है, सो m इज इक्वल टू 1 माइनस d, लेंस के लेफ्ट की डिस्टेंस है, यानी कि माइनस का d अपॉन f एज इट इज जैसा था, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस d अपॉन f। ये हमारे पास में फर्स्ट केस इसके लिए यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ये आज मिस्टेक हुई है मुझसे शायद क्लास में भी, सो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे मैग्निफिकेशन की जो फाइनल हमारे पास में पोजीशन आ गई है वो 1 प्लस d अपॉन f आ गई है, ठीक है। सो आप इसे लिख लें और इसके बाद में हम इसका सेकंड केस करते हैं।